जब भी आप कोई नए देश जाते हैं तो सबसे पहले आपके नजर में क्या आता है? निश्चित रूप से उस देश की इमारतें। कई बार तो हम एक स्थान की इमारतों की बनावट को देख के उस जगह की उन्नति तथा विकास का अंदाजा लगा लेते हैं। हालांकि हमेशा सही नहीं होता, पर भी कई लोग ऐसा सोचते हैं। वैसे भी एक स्थान की इमारतें ही उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ऐसे ही कुछ सुंदर और कई बार रहस्यमयी इमारतें बनाई गई थी प्राचीन भारत में। कुछ ऐसी इमारतें जिसकी सच्चाई आज भी अनजानी है। इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सुंदर, विज्ञान से भरपूर और कुछ मात्रा में रहस्यमयी प्राचीन भारतीय इमारतों की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं हूं अनुराग और हम इस सीरीज में आपका करते हैं स्वागत। प्रथम अध्याय में हमने देखा था कैसे हुई नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत, कितनी कठिन थी नालंदा की प्रवेश नीति, द्वारपाल यानी गेट कीपर कैसे लेते थे परीक्षा, किन किन देशों से आते थे विद्यार्थी, कैसे होता था शिक्षकों का चयन और कौन कौन थे नालंदा के कुछ महान विद्यार्थी और शिक्षक। अगर आपने अभी तक प्रथम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देखें। प्रथम अध्याय का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर अगर आपने देखा ही हुआ है तो आप जानते ही होंगे कि नालंदा में थी सर्वोत्तम शिक्षक और विद्यार्थी। पर उत्तम विद्यार्थी और सर्वोत्तम शिक्षक होने के बावजूद भी एक संस्था की सफलता उसकी नीतियों के ऊपर निर्भर करती है। तो चलिए जानते हैं नालंदा में प्रचलित कुछ विशेष शिक्षा नीति के बारे में। नालंदा में दो प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी। एक इंडिविजुअल ट्यूटोरियल यानी व्यक्तिगत शिक्षा और दूसरा ग्रुप डिस्कशन यानी सामूहिक चर्चा। ग्रुप डिस्कशन के समय औपचारिक संभाषण यानी फॉर्मल लेक्चर्स के साथ ही साथ मौखिक अनुदेश यानी ओरल इंस्ट्रक्शंस प्रदान की जाती थी। इसके अलावा कई विषयों पर चर्चा और प्रश्नोत्तर यानी इंटरोगेशन भी करवाई जाती थी। इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स में व्यक्तिगत दुविधाओं का समाधान यानी पर्सनल डाउट क्लियरेंस करवाई जाती थी। इस समय केवल 5 विद्यार्थियों को लेके एक कक्षा यानी क्लास बनाई जाती थी। नालंदा में प्रत्येक दिन करीब 100 से ज्यादा क्लासेस करवाई जाती थी। इसके साथ ही साथ कई प्रकार के सेमिनार्स भी व्यवस्थित करवाई जाती थी। इन सेमिनार्स में दूसरे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अतिथि के रूप में निमंत्रित करवाया जाता था। कई बार तो कोरिया, जापान, पर्सिया, तिब्बत, चीन, ग्रीस और ईरान से भी विशेष अतिथियों को निमंत्रित किया जाता था। विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन उपस्थित रहना अनिवार्य था। यह नियम केवल असुस्थ विद्यार्थियों पर लागू नहीं होती थी। नालंदा में ओपन एंट्री और एग्जिट के सिस्टम प्रचलित थे, यानी कि किसी भी विषय का अध्ययन करने का कोई स्थिर समय सीमा नहीं होती थी। जो विद्यार्थी जितना जल्दी विषय को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता था, वो उतनी शीघ्रता के संग अपना अध्ययन की समाप्ति की घोषणा कर सकता था। विद्यार्थियों को शारीरिक दंड यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट देना वर्जित था। अगर कोई विद्यार्थी छोटे से अपराध में सम्मिलित हो तो उसके लिए विश्वविद्यालय में स्थित उसका सबसे प्रिय स्थान वर्जित कर दिया जाता था। परंतु अगर कोई किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता था, फिर उसे सर्वदा के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता था। अब शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षा नीति के पश्चात ये जानना जरूरी है कि नालंदा में कौन सी विषयों का अध्ययन किया जाता था। वैन सेंग तथा आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे के हिसाब से नालंदा में 11 से अधिक प्रकार के पाठ्यक्रम उपस्थित थे। यहाँ शब्द विद्या यानी ग्रामर और कैलिकोग्राफी, शिल्प स्थाना यानी आर्ट्स, चिकित्सा विद्या यानी मेडिसिन, हेतु विद्या यानी लॉजिक, अध्यात्म विद्या यानी फिलॉसफी, वेदा, योग शास्त्र, मैजिक, एस्ट्रोनॉमी, गणित यानी मैथमेटिक्स, थियोलॉजी पढ़ाया जाता था। इनमें से थियोलॉजी एंड फिलॉसफी दोनों ही बाध्यतामूलक यानी कंपलसरी था। अब जब इतने सारे विषय थे तब उनके लिए एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की भी आवश्यकता होना स्वाभाविक है।
इसी कारण से नालंदा में बनाई गई थी उस समय की सबसे विशाल लाइब्रेरियों में से एक, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। धर्मगंज 3 भागों में विभक्त था। उनके नाम थे रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। इन सब में से रत्नसागर 9 मंजिला थी और यहाँ कई प्रकार के दुर्लभ यानी रेयर पुस्तक रखे जाते थे। उभय शिक्षक और विद्यार्थी मिलके एनसाइक्लोपीडिया यानी तथ्य संग्रह बनाते थे और उसे इसी पुस्तकालय में रखा जाता था। प्रत्येक शिक्षकों के द्वारा लिखे गए किताब भी यहीं पे होते थे। अब आपने पढ़ तो लिया, पर इस पढ़ाई की आवश्यकता क्या थी? नालंदा इस प्रश्न के उत्तर देते हुए यही कहती है कि उसके पाठ्यक्रम के समाप्ति के साथ एक विद्यार्थी को बुद्धि, मानविकता, आध्यात्म, विज्ञान और कला की संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगी। उसे एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन निर्वाह करने का शक्ति मिलेगी और इन सब के साथ ही साथ राज्य के प्रबंधन यानी कि रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन में भी नौकरी प्राप्त हो सकती है। अंततः आपको अब ये बताते हैं कि नालंदा की संरचना कैसी थी। अपने निर्माण के 800 साल तक नालंदा भारतीय ज्ञान और निर्माण की एक अद्वितीय धरोहर बनी रही। एक जमाने में 16 वर्ग किलोमीटर तक परिव्याप्त नालंदा के मध्य विशाल कक्षाएं, हॉस्टल्स, लैबोरेटरीज और पुस्तकालय उपस्थित थी। नालंदा के विशाल द्वार के अंदर अनेक मंदिर, विहारास, स्तूपा और मेडिटेशन हॉल्स भी उपस्थित थे। इस विश्वविद्यालय की सुंदरता में 4 चांद लगाती थी वहाँ की उद्यानें यानी पार्क और झीलें यानी लेक्स। आज इस विशाल अनुष्ठान के केवल 10% ही मिल पाए हैं। बाकी के 90% अब भी भारत माता की भूमि में समाहित हैं। पर अब सवाल यह आता है कि इतनी विशाल ज्ञान के स्वर्ग माने जाने वाला नालंदा की यह दुर्गति कैसे हुई? नालंदा की अंत की कहानी मानव इतिहास का वो कलंकित अध्याय है जहां स्वार्थ ज्ञान को पराजित करने को निकल पड़ा था। कई बार स्वार्थ के अंधकार में पराजित होके भटके हुए निशाचरों के द्वारा ज्ञान की उस परम आलोक को मिटाने की कोशिश किया गया। शांति का संदेश देने वाला नालंदा 3 बार स्वयं पे दुश्मनों का अत्याचार सहा। महाराज स्कंदगुप्त के समय उन सभ्यता ने मिहिर कुल के अधीन होकर नालंदा पे आक्रमण किया, पर यह आक्रमण दबा दिया गया और पुनर्निर्माण करवाया गया नालंदा का। 7वीं शताब्दी में गौड़ सभ्यता ने दूसरा आक्रमण किया, परंतु यह भी असफल रहा। जितनी क्षति हुई उसे सम्राट हर्षवर्धन ने बहाल कर दिया, परंतु ये तो केवल स्वार्थ के कुछ कंकर ही थे। अब तो हिमालय का टूटना बाकी था। टर्की से आया दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बख्तियार खिलजी 1197 से 1206 तक बिहार राज्य पे आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। एक समय जब खिलजी बीमार हुआ और सारे वैद्य उसकी इलाज करने में असमर्थ दिखे, तब नालंदा के महाज्ञानी राहुल श्रीभद्र को बुलावा भेजा गया। पर मूर्ख खिलजी ने एक गैर मुसलमान के हाथों से दवाई तक लेने को इनकार कर दिया। जब श्रीभद्र को अपने मरीज के मूर्खता पे दया आई तो उन्होंने खिलजी को प्रत्येक दिवस कुरान पढ़ने को कहा और देखते ही देखते खिलजी स्वस्थ हो गया। परंतु जब उस मूर्ख को यह पता चला कि कुरान के हर पन्ने में श्रीभद्र ने दवाई का लेप लगा दिया था, तब वह स्वार्थ रूपी क्रोध में आकर संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला। हाहाकार मच गई वहां। कई पुस्तकों को बचाने तिब्बत और चीन ले लिया गया, परंतु इन सब के बावजूद करीब करीब 9 मिलियन पुस्तक आग के लपटों में भस्म हो गए। पहली बार अग्नि से आलोक नहीं अंधकार निकलता दिख रहा था। वह शांति का प्रतीक कहीं महीनों तक इसी प्रकार स्वार्थ के अंगारों में जलता रहा। आज अगर नालंदा आग के धुंध में खोया न होता तो भारत के पास 9 लाख से अधिक पुस्तकों में लिखी महान वैज्ञानिक आविष्कार और तथ्य उपस्थित होते। यह निश्चित रूप से हमारे सबसे बड़ी क्षति थी। वर्तमान में नालंदा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भारत तथा बिहार के एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः स्थापन के लिए आग्रह पेश किया। राजगीर के पहाड़ों के नीचे 450 एकड़ की जमीन में नवीन नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण प्रारंभ किया गया।
केवल भारत ही नहीं बल्कि ईस्ट एशिया समिट के सदस्य देशों की सहायता से इस नए विश्वविद्यालय को निर्मित किया गया, पर यह कदापि वास्तविक नालंदा की महानता को स्पर्श नहीं कर सकती। नालंदा की ये इतिहास हमें जब ज्ञान की पराकाष्ठा बताती है तो वहीं उसकी विनाश से जुड़ी दुर्भाग्य को भी वर्णित करती है। जब जब एक सभ्यता अपनी संस्कृति और ज्ञान को भूल जाती है तब तब वह विनाश की ओर अग्रसर हो जाती है। ये भारत की महानता है कि हजारों सालों की गुलामी के बावजूद आज भी हम अपनी संस्कृति को बचाने में सक्षम हुए हैं। पर स्वाधीनता के साथ ही साथ अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी महान धरोहर को न केवल संरक्षित करें बल्कि संपूर्ण विश्व में नालंदा की तरह इसका प्रचार करें। यही है वास्तव में आत्मनिर्भर भारत। आगे हम ऐसे ही और भी अनेक अविदित तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। भारत की इस विरासत को प्रसारित करने में अगर आप सहायता करना चाहते हैं तो फिर कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अद्भुत तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें अविदित को और दबाएं बेल आइकन। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।